नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में अपनी जो इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी वो रहने वाली है शिक्षण विधियाँ यानी टीचिंग मेथड से संबंधित। दोस्तों, कल अपन ने शिक्षण के सिद्धांतों से संबंधित क्लास देखी थी। आज अपनी शिक्षण के जो मेथड है, जो टीचिंग मेथड है वो पढ़ेंगे, अपन शिक्षण की विद्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो शिक्षण की विद्या होती है वो क्या कहते हैं। तो दोस्तों, सीधी सीधी बात है कि शिक्षण विधि किसी भी चीज़ को करने के लिए या कोई क्रिया सिखा रहे हैं तो उसके अनुसार अपन जो लेक्चर दे रहे हैं, अपन की कोई बता रहे हैं, वही अपनी शिक्षण विधि है। मतलब सीधा सा अर्थ निकल के आ गया है इसके अंदर कि शिक्षण विधि का मतलब क्या निकला। तो शिक्षण विधि यह पाठ्य वस्तु के आधार पर चयन की जाती है, जो क्रिया सिखा रहे हैं उसके आधार पर चयन की जाएगी। सीधी सी बात, मान लो अपने को क्या सिखाना है, किसी को अपने पास 100 विद्यार्थी है मान लो, और 100 विद्यार्थियों को अपन सिखा रहे हैं पीटी सिखा रहे हैं। तो इसके लिए अब अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा कि 100 विद्यार्थियों को पीटी कैसे सिखा सकते हैं। तो उसमें जो शिक्षण विधि अपन काम में लेंगे वो लेंगे प्रदर्शन विधि। यानी अपन खड़े हो जाएंगे किसी ऊंचे से मंच पर, और वहाँ से अपन क्या करेंगे, वहाँ से अपन एक दो अपने पीटी का प्रयोग करके दिखाएंगे और सभी विद्यार्थी भी उसको करते रहेंगे। तो वो शिक्षण विधि अपन ने कौन सी काम में ली, तो प्रदर्शन विधि काम में ली। इस प्रकार शिक्षण विद्या क्या होती है, तो यह पाठ्य वस्तु के आधार पर या क्रिया के आधार पर चयन की जाती है। जो क्रिया सिखाएंगे वैसे ही अपन को शिक्षण विधि चयन करनी पड़ेगी। सीधी सी बात, मान लो किसी को अपन को क्लासरूम में अपन को पढ़ाना है, क्लासरूम में बैठा के, तो वहाँ पे अपन प्रदर्शन विधि थोड़ी दिखाएंगे कि ऐसे हाथ करो ऐसे उच करो। क्यों, वहाँ पे अपन व्याख्यान विधि काम में लेंगे, यानी लेक्चरर मेथड काम में लेंगे। या फिर किसी से अपने को, मान लो 2 विद्यार्थी हैं और दोनों विद्यार्थियों से अपने को बात करनी है कि आपको प्रदर्शन कैसा रहा, तो अपन वहाँ पे प्रदर्शन विधि या फिर व्याख्या विधि थोड़ी लेंगे कि 1 घंटे तक उनके पास में लेक्चर देंगे। नहीं, वहाँ पे अपन डिस्कशन मेथड करेंगे, एक दूसरे से बात करते हुए वो अपन समस्याओं के बारे में जानेंगे, तो वो डिस्कशन मेथड भी रहेगी। तो ये होती है दोस्तों शिक्षण विधियाँ सभी। अब अपनी आज की क्लास इंपॉर्टेंट शिक्षण विधियों से संबंधित यानी टीचिंग मेथड से संबंधित रहेगी, और उसमें जो पहली विधि आएगी वो रहेगी प्रदर्शन विधि यानी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो पहली विधि कौन सी रहेगी, तो पहली विधि रहेगी दोस्तों वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि, जिसे अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अब देखिए दोस्तों, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड या प्रदर्शन विधि ये क्या होती है ये देखना है आपको। यानी प्रदर्शन विधि या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होती है वो क्या रहेगी ये आपको देखना है दोस्तों। अब मैं आपको सीधा सा बताऊं इसके अंदर क्या होने वाली कौन सी विधि होती है कि प्रदर्शन विधि में अपन किसी भी क्रिया को प्रदर्शन करके दिखाते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि प्रदर्शन विधि होती है वो प्रदर्शन विधि शारीरिक शिक्षा में, दूसरी शिक्षा में नहीं। अपन सामान्य शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, अपन शारीरिक शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो प्रदर्शन विधि शारीरिक शिक्षा में सबसे प्रभावशाली विधि मानी गई है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, नोट करके लिखना इस चीज़ को कि शारीरिक शिक्षा में सबसे प्रभावशाली शिक्षण विधि कौन सी होती है, तो वो प्रदर्शन विधि, जिसे अपन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें अगर विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा होती है तो इसमें कौन सी विधि का चयन करते हैं, तो उसमें अपन प्रदर्शन विधि का चयन करेंगे। सीधी सी बात। आगे इसमें विद्यार्थी क्रिया का प्रदर्शन देखकर सीखते हैं, क्योंकि इसमें अध्यापक क्या करता है, इसमें अध्यापक क्रिया का प्रदर्शन करता है और उसको देखकर सारे विद्यार्थी सीखते हैं। इसमें आगे इसमें होता क्या है प्रदर्शन विधि में, तो इसमें क्रिया का जो भी कोई भी चीज़ सिखा रहे हैं अपन, कोई भी कौशल सिखा रहे हैं, कोई स्किल सिखा रहे हैं, उसका सूक्ष्म से यानी छोटा से छोटा भाग आसानी से देख सकते हैं। क्यों, करके दिखा रहे हैं अपन, और करके दिखाएंगे तो विद्यार्थी उसको आसानी से देखेंगे छोटे से भाग को भी। तो इसमें क्रिया का प्रदर्शन सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में देखा जाता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो ये सभी बातें हैं वो प्रदर्शन विधि से रिलेटेड रहेंगी दोस्तों। आपको इस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षण विधि का याद रखना है, प्रदर्शन मतलब डेमोन्स्ट्रेशन, सीधी सी बात होगी, और इससे रिलेटेड अपने को फैक्ट याद रखने हैं, यही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रदर्शन विधि है, और इस प्रदर्शन विधि के अंतर्गत पहला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, तो पहला पॉइंट इसमें निकल के आ रहा है कि शारीरिक शिक्षा में सबसे प्रभावशाली विधि शारीरिक शिक्षा में सबसे प्रभावशाली विधि होती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दूसरी बात क्या आएगी
कि शारीरिक शिक्षा में सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी होती है, तो वो प्रदर्शन विधि ही रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे, जहाँ विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा होती है, यहाँ पे ध्यान रखना, संख्या ज़्यादा होती है, चाहे खिलाड़ी हो चाहे विद्यार्थी हो, जहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ इस विधि का प्रयोग किया जाता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे सीधी सीधी बात है जी, जहाँ पर ज़्यादा विद्यार्थी होंगे या ज़्यादा खिलाड़ी होंगे तो एक को तो सिखा नहीं सकते, अपन सामने खड़े हो जाएंगे, पूरे विद्यार्थियों को एक साथ सिखाएंगे, तो वो प्रदर्शन विधि रहेगी। अगला फैक्ट कौन सा आता है कि जहाँ विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा होती है तो इस विधि को प्रयोग किया जाता है। अगला रहेगा, इसमें अध्यापक क्या करता है, इसमें अध्यापक प्रदर्शन करके दिखाता है और विद्यार्थी उसको देखकर प्रदर्शन करते हैं। इसमें क्रिया का प्रदर्शन अध्यापक द्वारा किया जाएगा पहले तो, और फिर विद्यार्थी उसको देखकर करेंगे। तो अध्यापक द्वारा क्रिया का प्रदर्शन किया जाता है तथा विद्यार्थियों द्वारा उसका अभ्यास किया जाता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, आगे इसमें क्या आएगा कि इस विधि के अंदर क्रिया का प्रत्यक्ष रूप देखा जाता है, क्रिया का, क्योंकि अपन वो जो अध्यापक है वो अध्यापक खुद करके दिखा रहा है विद्यार्थियों को, तो इसमें क्रिया का प्रत्यक्ष रूप देखा जाता है और जिससे विद्यार्थी क्या करते हैं, आसानी से सीख जाते हैं, क्योंकि देखकर सीखेंगे तुरंत सीखेंगे, तो इसमें क्रिया का प्रत्यक्ष रूप देखकर विद्यार्थी आसानी से सीख जाते हैं। तो अगला, इसमें क्रिया का प्रत्यक्ष रूप देखकर विद्यार्थी आसानी से सीख जाते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। अब इसमें क्रिया का प्रत्यक्ष रूप देखकर विद्यार्थी आसानी से, क्योंकि अध्यापक क्या कर रहा है, खुद करके दिखा रहा है, तो देखेंगे तो सीखेंगे। अगली बात, अगला पॉइंट कौन सा आएगा, तो इसमें क्रिया का सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप, यानी छोटी से छोटी बारीकी चीज़ भी देख सकते हैं, तो इसमें क्रिया का सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप देखा जा सकता है। अगला कौन सा आएगा, इसमें क्रिया का सूक्ष्म रूप भी देखा जा सकता है, ये भी अपने को ध्यान होना चाहिए, देखा जा सकता है। अब दोस्तों, इसमें अपने ये सभी चीज़ें देख ली, अब इसमें क्या करना चाहिए, सिखा रहा कौन है, तो अध्यापक सिखा रहा है, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, गलती नहीं करनी चाहिए, तो नहीं तो विद्यार्थी गलती को देखकर गलत चीज़ें सीख जाएंगे, गलत ही क्रिया सीखेंगे, तो इसमें अध्यापक द्वारा क्रिया का सही प्रदर्शन करना चाहिए। तो अगला कौन सा आएगा, इसमें अध्यापक द्वारा क्रिया का सही प्रदर्शन करना चाहिए, सही प्रदर्शन करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। नहीं तो गलत प्रदर्शन करेगा तो गलत ही सीखेंगे विद्यार्थी, क्योंकि विद्यार्थी तो फॉलो करके सीख रहे हैं, देख के सीख रहे हैं, गलत सिखाएंगे तो गलत सीखेंगे, सही सिखाएंगे तो सही सीख जाएगा। तो ये सभी बातें किस में निकल के आ गई दोस्तों, ये सभी बातें प्रदर्शन विधि, पहले शिक्षण विधि है, प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन विधि, इसमें निकल के आ गई। तो यहाँ पे जो लाइनें हैं दोस्तों वो ही इम्पोर्टेंट है, ये कंसेप्ट करने के लिए क्लियर लाइनें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जाएगा, कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सी विधि में विद्यार्थी क्रिया को देखकर सीखते हैं, तो देखकर सीखेंगे, किसमें सीखेंगे, प्रदर्शन विधि में। या फिर विद्यार्थी ज़्यादा संख्या में होने पर कौन सी विधि का, शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए, तो वो प्रदर्शन विधि का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न कैसे बनेगा कि शारीरिक शिक्षा में सबसे
उपयोगी विधि कौन सी मानी जाती है, शिक्षण विधि सबसे उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी मानी जाती है, तो वो प्रदर्शन विधि मानी जाती है। ऐसे प्रश्न कंसेप्ट क्लियर के तौर पर बनेंगे, आपको इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे वाली शिक्षण विधि को देखते हैं। तो चले दोस्तों, अब अपनी दूसरी विधि आएगी, वो आएगी व्याख्यान विधि यानी लेक्चरर मेथड। दूसरी अपनी इंपॉर्टेंट विधि है, वो अपनी इंपॉर्टेंट विधि रहने वाली है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि जिसे अपन क्या कहते हैं, लेक्चरर मेथड। लेक्चरर मेथड, यह भी अपने को ध्यान रखना है, लेक्चरर मेथड। तो व्याख्यान विधि में क्या होता है दोस्तों, मैं ये आपको सबसे पहले बता दूं कि व्याख्यान विधि में क्या होता है। तो ये क्या होती है, ये शिक्षा व्यवस्था में सबसे प्रचलित विधि है। मतलब शिक्षा व्यवस्था में शारीरिक शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, व्याख्यान यानी लेक्चरर विधि सबसे उपयोगी किस में होती है, तो वो शिक्षा व्यवस्था में सबसे उपयोगी या प्रचलित विधि कौन सी है, तो व्याख्यान विधि, न कि शारीरिक शिक्षा में। आगे इसे निर्देश पद्धति भी कहते हैं। व्याख्यान देना, निर्देश देते हैं अपन एक दूसरे को, निर्देश दे रहे हैं भाई ये काम करो वो काम करो, तो ये व्याख्यान विधि ही निर्देश पद्धति भी कहलाती है। आगे क्या होगा इसमें, तो आगे यह अध्यापक केंद्रित विधि है। सिर्फ अध्यापक, व्याख्यान कौन देगा, लेक्चरर देगा, सिर्फ अध्यापक देगा, विद्यार्थी उसमें सिर्फ सुनने का काम ही करेंगे। तो ये अध्यापक केंद्रित पद्धति है और इसमें एक तरफा संवाद होता है। एक तरफा मतलब विद्यार्थी सिर्फ सुनेंगे और अध्यापक बोला ही जाएगा, बताते ही जाएगा क्रिया के बारे में, तो ये एक तरफा संवाद विधि होती है। आगे ये उच्च कक्षाओं में प्रयोग की जाती है। जो उच्च हाई लेवल की विद्यार्थी होते हैं, उच्च कक्षाओं के विद्यार्थी होते हैं, जैसे 10-12 के विद्यार्थी, कॉलेज स्तर के विद्यार्थी होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा उपयोगी कौन सी, वो लेक्चरर विधि होती है, व्याख्यान विधि रहती है। लेकिन शारीरिक शिक्षा में इस विधि का प्रयोग क्या होता है, तो शारीरिक शिक्षा में इस विधि का प्रयोग क्रिया यानी कोई भी कौशल कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, उस क्रिया के प्रति रुचि पैदा करने के लिए और प्रेरणा उत्पन्न करने के लिए ही किया जाता है। तो ये किस में निकल के आ गया, व्याख्यान विधि या लेक्चरर मेथड की बातें आ गई। तो अगला इस लेक्चरर मेथड में अपन क्या क्या लिखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात लेक्चरर मेथड की, इसे निर्देश पद्धति भी कहते हैं। निर्देश देना, इसे निर्देश पद्धति भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, निर्देश पद्धति भी कहते हैं। अगली कौन सी बात निकल के आएगी, तो इसमें इसे निर्देश पद्धति भी कहते हैं। और अगली बात निकल के आएगी कि यह शिक्षा व्यवस्था में, न कि शारीरिक शिक्षा में, यह शिक्षा व्यवस्था में सबसे प्रचलित पद्धति मानी जाती है या विधि मानी जाती है। यह है शिक्षा व्यवस्था में दोस्तों, यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था है, न कि शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा में तो मैंने बता दी थी सबसे प्रचलित विधि कौन सी थी, वो प्रदर्शन विधि थी। लेकिन शिक्षा व्यवस्था में सबसे प्रचलित विधि वो व्याख्यान विधि रहेगी। यह शिक्षा व्यवस्था में सबसे प्रचलित विधि होती है। ये अपने को ध्यान रखना, सबसे प्रचलित विधि होती है। कौन सी, शारीरिक शिक्षा में सबसे प्रचलित विधि होती है। और इसमें क्या करते हैं, इसमें कम से कम समय में अधिक जानकारी दे सकते हैं अपन, क्योंकि व्याख्या कर रहे हैं, लिखने की तो जरूरत है नहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं, बोलने की जरूरत है। तो इसमें कम से कम समय में अधिक जानकारी दे सकते हैं। इसमें कम से कम समय में अधिक जानकारी दे सकते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना, अधिक जानकारी दे सकते हैं। आगे ये अध्यापक केंद्रित विधि होती है। सिर्फ अध्यापक ही इसमें बोलेगा, विद्यार्थी सिर्फ सुनने का काम कर रहे हैं। तो यह अध्यापक केंद्रित विधि होती है जिसमें केवल, क्योंकि इसमें अध्यापक केंद्रित, अध्यापक ही बोलेगा और विद्यार्थी सुनेंगे, तो क्या होगा, एक तरफा संवाद होगा, सिर्फ एक तरफा संवाद, जिसमें केवल एक तरफा
संवाद होता है, संवाद होता है, ये भी अपने को ध्यान रखना, एक तरफा संवाद होता है। अगला बात कौन सी निकल के आएगी, तो यह उच्च कक्षाओं के लिए प्रयोग की जाती है। यह विधि उच्च यानी हाई लेवल के उच्च कक्षाओं के लिए प्रयोग की जाती है, प्रयोग की जाती है। यह भी अपने को ध्यान रखना, उच्च कक्षाओं के लिए प्रयोग की जाती है। वो कौन सी विधि रहेगी, तो वो व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड रहेगी। आगे अब इसका शारीरिक शिक्षा में क्या प्रयोग होगा, तो शारीरिक शिक्षा में क्रिया यानी कोई भी कौशल सिखा रहे हैं, कोई स्किल सिखा रहे हैं, तो उसके प्रति रुचि पैदा करने के लिए, मान लो कोई खिलाड़ी है, उसको अपन क्या कर रहे हैं, या खो खो का खिलाड़ी है मान लो, तो खो खो के खिलाड़ी को अपन पोल डाई सिखा रहे हैं, तो पोल डाई वो कर ही नहीं पा रहा, लेकिन उसको अपन क्या करेंगे, उसको लेक्चर देके उसके ऊपर विश्वास पैदा करेंगे, मोटिवेशन देके उसको अभी प्रेरित करेंगे, नहीं तो कर सकता है, बहुत अच्छा कर रहा है, ये कर रहा है, उसको अपन क्या कर देंगे, क्रिया के प्रति रुचि कर देंगे, फिर वो खुद ही अपने आप ही करना सीख जाएगा। तो शारीरिक शिक्षा में आगे क्या आएगा, शारीरिक शिक्षा में, शारीरिक शिक्षा में, शारीरिक शिक्षा में क्रिया के प्रति रुचि और प्रेरणा यानी मोटिवेशन और प्रेरणा उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है दोस्तों कि शारीरिक शिक्षा में क्रिया के प्रति रुचि और प्रेरणा उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाएगा, वो किया जाएगा व्याख्यान विधि का, ये अपने को ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार अपन ने लगभग सभी फैक्ट यहाँ पे लिख लिए हैं और इसमें आपको ज़्यादा कुछ ध्यान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो ये लाइनें लिखाई गई है यही इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, यहाँ से लगभग सीधा प्रश्न बन ही जाता है। तो दूसरी अपनी शिक्षण की विधि, पहले अपने प्रदर्शन विधि, वो शारीरिक शिक्षा में सबसे मजबूत विधि, सबसे प्रचलित विधि मानी जाती थी, क्रिया का प्रदर्शन करके सिखाया जाता था। यहाँ पर जो दूसरी विधि है व्याख्यान विधि, तो ये निर्देश पद्धति भी कहते हैं, ये शिक्षा व्यवस्था में सबसे प्रचलित विधि है, इंपॉर्टेंट है। इस सबसे कम समय में अधिक जानकारी दी जा सकती है, अध्यापक केंद्रित होती है, केवल अध्यापक ही इसमें बोलता है, विद्यार्थी सुनते हैं, तो एक तरफा संवाद होता है इसमें। यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए प्रयोग की जाती है और शारीरिक शिक्षा में क्रिया के प्रति रुचि और प्रेरणा उत्पन्न करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो वो व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों अपन ने दूसरी शिक्षण विधि भी कंप्लीट कर ली है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे तीसरी जो शिक्षण विधि है वो पढ़ते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चले दोस्तों, अब अपनी तीसरी शिक्षण विधि आती है। वो तीसरी शिक्षण विधि रहेगी विचार विमर्श विधि यानी डिस्कशन मेथड, ये आपको ध्यान रखना है। तो तीसरी इंपॉर्टेंट विधि रहेगी दोस्तों अपनी विचार विमर्श विधि, विचार विमर्श विधि, जिसे अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में अपन इसको बोलेंगे डिस्कशन मेथड। क्या बोलेंगे, डिस्कशन मेथड, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो डिस्कशन मेथड विचार विमर्श विधि, इसमें क्या होता है, तो दोस्तों इसमें ये रहेगा, शिक्षण की तीसरी विधि है विचार विमर्श। अपने को पहले ही पता लगा विचार विमर्श होगा, एक दूसरे के बीच में ही विचार विमर्श, अकेला आदमी तो विचार विमर्श कर नहीं सकता, तो एक दूसरे में ही विचार विमर्श होगा, या तो विद्यार्थियों में, अध्यापक में, या खिलाड़ियों में, और जो प्रशिक्षक है, कोच है, उसके ऊपर विचार विमर्श होगा। तो सबसे पहले तो ये विधि दी किसने, तो सबसे पहले तो ये विधि हैरी ए ओवरस्ट्रीट नामक वैज्ञानिक ने दी है। सबसे पहले डिस्कशन मेथड विधि का प्रतिपादक कौन रहेगा, तो हैरी ए ओवरस्ट्रीट, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, इस विचार विमर्श विधि में अगली बात कौन सी निकल के आएगी, तो इसमें विद्यार्थी अपनी बात को स्वतंत्र रूप से रखते हैं, स्वतंत्र रूप से, क्योंकि विचार विमर्श कर रहा है तो स्वतंत्र रूप से बताएगा, उसमें कोई दिक्कतें नहीं होगी। तो इसमें विद्यार्थी अपनी बातों को स्वतंत्र रूप से रखते हैं, इसलिए इसे
प्रजातांत्रिक विधि भी कहा गया है। प्रजातांत्रिक किसको? ये डिस्कशन मेथड यानी विचार विमर्श विधि को प्रजातांत्रिक विधि भी कहा गया। इसमें क्या होता है, इसमें विद्यार्थी अपनी समस्याओं को सामने लाते हैं और विषय विशेषज्ञों के द्वारा, जो एक्सपर्ट होते हैं, वो उसकी समस्याओं को क्या करते हैं, समाधान करते हैं। आगे क्या निकल के आएगा विचार विमर्श विधि में, तो ये विधि शारीरिक शिक्षा में किस में काम आती है, तो शारीरिक शिक्षा में नीतियाँ बनाने के लिए, कोई भी रणनीति बनाएंगे तो विचार विमर्श करके ही बनाएंगे अपन। इसके अलावा टीम का चयन करने में, टीम को मान लो टीम की चयन करना है 20 खिलाड़ियों से, मैंने अपने को 11 खिलाड़ी लेना है, तो अपन विचार विमर्श करके ही लेंगे कि कौन से 11 खिलाड़ी सबसे सही है, तो टीम के चयन में। और उपकरणों के सुधार में, जितने भी उपकरण है, इक्विपमेंट है, शारीरिक शिक्षा में जो इक्विपमेंट है, इन उपकरणों के सुधार में भी विचार विमर्श विधि। क्योंकि अपने पास मान लो कोई क्रिकेट का बैट है, वो बैट पुराना है, तो अपन विचार विमर्श करेंगे इस तरह की, ये अगला बैट इस शानदार लकड़ी का आता है, इस दूसरी लकड़ी का आता है, इस कंपनी का आता है, इसलिए वो अपन विचार विमर्श करके भी इसको शारीरिक शिक्षा में काम में आती है। आगे ये विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाती है। कौन सी? तो विचार विमर्श विधि विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाने का काम करती है। क्यों करती है? कि विद्यार्थी इसमें सामने खुलकर विचार रखेगा तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, यानी मेरी बात को भी कोई सुन रहा है, इसलिए वो विश्वास बढ़ेगा। तो विचार विमर्श विधि में अपन ने क्या क्या देख लिए। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट निकल के आ गया कि इस विधि में सबसे पहले प्रतिपादक, इस विधि का प्रतिपादक हैरी ए ओवरस्ट्रीट, हैरी ए ओवरस्ट्रीट है, ये अपने को ध्यान रखना है। इस विधि का प्रतिपादक हैरी ए ओवरस्ट्रीट है, ये भी अपने को ध्यान रखना है विचार विमर्श विधि। अगला फैक्ट कौन सा है? इसमें विद्यार्थी अपनी बातों को खुलकर सामने रखते हैं। इस विधि में विद्यार्थी अपनी बातों को खुलकर, यानी बिना डर के खुलकर सामने रखते हैं। इसलिए इसे प्रजातांत्रिक विधि भी कहा जाता है। प्रजातांत्रिक विधि भी कहा जाता है, ये अपने को ध्यान रखना, प्रजातांत्रिक विधि भी कहा जाता है। आगे इसमें विद्यार्थी अपनी समस्याओं को सामने लाते हैं और विषय विशेषज्ञों के द्वारा उनकी समस्याओं को हल किया जाता है। क्योंकि विद्यार्थी डिस्कस करके सामने लाएंगे, भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, और उसको जो एक्सपर्ट होते हैं वो उनकी समस्याओं को क्या कर देते हैं, सोल्व करते हैं। तो अगला, इसमें विद्यार्थी अपनी समस्याओं को सामने लाते हैं और विषय, यानी एक्सपर्ट होते हैं ना, विषय विशेषज्ञों द्वारा उनका क्या किया जाता है, समाधान किया जाता है, समाधान किया जाता है। आगे इम्पोर्टेंट है, अब आगे क्या निकल के आएगा, तो ये शारीरिक शिक्षा में नीतियाँ बनाने के लिए, टीम का चयन करने के लिए और उपकरणों के सुधार में इसका प्रयोग किया जाता है। शारीरिक शिक्षा में नीतियाँ बनाने के लिए, टीम चयन के लिए और उपकरणों के सुधार के लिए, और उपकरणों के सुधार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
हाँ, कौन से विचार विमर्श विधि का इसका प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। लास्ट पॉइंट कौन सा आएगा, तो इससे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। इसमें विद्यार्थियों में आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इस प्रकार अपन ने लगभग विचार विमर्श यानी डिस्कशन मेथड के सारे पॉइंट अपन ने लिख लिए हैं। यहाँ पे इनसे बाहर प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आएगा, आपको सीधे सीधे इससे फैक्ट याद रखने हैं। तो अपनी तीसरी शिक्षण की विधि कौन सी थी, वो थी डिस्कशन मेथड, विचार विमर्श विधि। इसका प्रतिपादक हेरिए और स्ट्रीट है, सबसे इम्पोर्टेंट। इस विधि में विद्यार्थी अपनी बातों को खुलकर सामने रखते हैं। विद्यार्थी क्या करते हैं, अपनी बातों को खुलकर सामने रखते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और इसलिए इसे प्रजातांत्रिक विधि, प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ सकता है कि प्रजातांत्रिक विधि किसे कहते हैं, तो प्रजातांत्रिक विधि भी विचार विमर्श विधि को ही कहते हैं। दूसरी बात, कौन सी विधि में विद्यार्थी अपनी बातों को सामने खुलकर रखते हैं, अपनी समस्याओं को सामने रखते हैं, तो वो विचार विमर्श विधि में रखते हैं। ये प्रश्न फॉर्मेशन है दोस्तों, क्वेश्चन का फॉर्मेशन यही रहेगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका यही रहेगा। आगे इस में विद्यार्थी अपने सामने समस्याओं को सामने रखते हैं और विशेषज्ञों के द्वारा उनकी समस्याओं का क्या किया जाता है, समाधान किया जाता है। शारीरिक शिक्षा में नीतियाँ बनाने के लिए, टीम के चयन के लिए और उपकरणों में सुधार के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न ऐसे ही पूछेगा कि कौन सी विधि में शारीरिक शिक्षा से संबंधित नीतियाँ बनाई जाती है, या फिर कोई टीम का चयन करने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो वो विचार विमर्श विधि का प्रयोग किया जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है। और इसमें विद्यार्थी आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि विद्यार्थी सामने खुल के रखेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, तो उसको विश्वास हो जाएगी कि भाई सर भी अपनी बातों को, या कोई भी शिक्षक भी अपनी बातों को सुनता है, अपने से विचार विमर्श करता है। तो दोस्तों, तीसरी अपनी शिक्षण विधि विचार विमर्श, ये अपन ने लिख लिया, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अपन नेक्स्ट विधि पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे प्रोजेक्ट विधि। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगली विधि आएगी अपने शिक्षण विधि, वो 4 नंबर की शिक्षण विधि आएगी, वो रहेगी प्रोजेक्ट विधि। तो अपनी अगली शिक्षण विधि कौन सी है, प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि, अब देखिए दोस्तों, प्रोजेक्ट विधि जिसका नाम में ही सब कुछ छिपा है, प्रोजेक्ट यानी प्रोजेक्ट, कोई लक्ष्य फिक्स करके अपन किसी कार्य को करवा रहे हैं तो प्रोजेक्ट है। अपने लिए मान लो, सपोज करो आपके लिए प्रोजेक्ट क्या है, इस टाइम में आपके लिए प्रोजेक्ट होगा कि आपको शारीरिक शिक्षक बनना ही है, तो आपका प्रोजेक्ट हो गया शारीरिक शिक्षक। अब लक्ष्य आपको क्या करना है कि अपने को मेहनत करनी है, अपने को बहुत कुछ पढ़ना है, तो वो आपके लक्ष्य हो गया है। फिर उसमें प्रोजेक्ट तो एक ही है आपका पूरा, कौन सा, शारीरिक शिक्षक बनना, लेकिन लक्ष्य उसमें अलग अलग हो जाएंगे कि अपने को ये भी मेहनत करनी है, या फिर करंट जीके पढ़ना है, ये वो पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो इस प्रकार अपने को पूरा लक्ष्य डिवाइड करने हैं, लक्ष्य फिक्स करने हैं। तो प्रोजेक्ट विधि में इसमें लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं सबसे पहले तो। फिर इसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट विधि में इसमें विद्यार्थियों के सामने क्या किया जाता है, समस्या रखी जाती है। प्रोजेक्ट के अंदर विद्यार्थियों के सामने समस्या रखेंगे और समस्या का वो क्या करेंगे, समाधान निकालेंगे। ये भी अपने प्रोजेक्ट विधि में ध्यान रखना चाहिए। आगे अध्यापक क्या करता है, अध्यापक इसमें उस जो प्रोजेक्ट दे रहा है उसका पूर्व में ही ज्ञान दे देगा, उसका पूर्व में उसके बारे में बातें बताएगा। क्या करेगा, सारी बातें बताएगा कि आपको ये करना है, वो करना है, पूरे प्रोजेक्ट को खोल के समझाएगा। तो इसमें अध्यापक पूर्व में ही पूरी बातों का, प्रोजेक्ट के बातों का, उसके पूरे पूर्व अनुमान यानी पूर्व ज्ञान दे देता है सबको। दूसरी बात, इस विधि का प्रयोग पिकनिक, सीवर या पर्वतारोहण में किया जाता है। कौन सी विधि का, प्रोजेक्ट विधि का। तो ये अपने को बात याद रखनी है दोस्तों यहाँ पे। तो प्रोजेक्ट विधि में अपन क्या कहते हैं, पहली बात प्रोजेक्ट विधि में अपन निकल के आएगी कि इसके तहत लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाता है। इसमें लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाता है। स्पष्ट किया जाता है मतलब आपको पहले ही बता देंगे कि आपको क्या करना है, लेकिन बाद में आपको फिर वो सारा काम करना है। लक्ष्य तो आपको बता दिए जाएंगे। आगे इसमें विद्यार्थियों के सामने समस्या रखी जाती है और
विद्यार्थी उस समस्या को समाधान निकालते हैं। यह भी अपने को ध्यान रखना है। आगे इंपॉर्टेंट बात प्रोजेक्ट विधि की, इसमें विद्यार्थियों को छोटे छोटे ग्रुप यानी समूह में भी बांटा जाता है। अगला कौन सा फैक्ट आएगा, इसमें विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में यानी ग्रुप में समूहों में बांटा जाता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। अगली बात कौन सी निकल के आएगी, तो इसमें क्या होगा, ये विधि शिविर, पिकनिक और पर्वतारोहण ऐसे प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट ही हो गए। शिविर लगाना प्रोजेक्ट हो गया, पर्वतारोहण जाएंगे अपन पहाड़ियों पे घूमेंगे तो वो अपना प्रोजेक्ट हो गया। तो शिविर शिविर, पर्वतारोहण, पिकनिक ऐसे प्रोजेक्ट में इसका उपयोग किया जाता है। तो शिविर, पर्वतारोहण, पिकनिक ऐसे प्रोजेक्ट में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यह भी अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों अपने लगभग इस विधि से रिलेटेड अपन ने बातें पूरी कर ली। ये प्रोजेक्ट विधि में क्या क्या होगा, तो इसमें लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाएगा। सबसे पहले आपको ये करना है, वो करना, उसके बताएंगे आपको। फिर इसमें विद्यार्थियों के सामने समस्या रखी जाएगी और विद्यार्थी उस समस्या को क्या करेंगे, सुलझाएंगे। ऐसी प्रश्न के तौर पर देखें तो कौन सी विधि में विद्यार्थियों के सामने समस्या रखी जाती है जिसके द्वारा विद्यार्थियों को हल किया जाता है, तो वो प्रोजेक्ट विधि। और कौन सी विधि में विद्यार्थी समस्या को सामने लाते हैं तो वो विचार विमर्श विधि होगी। फिर ये नहीं होगी, विचार विमर्श विधि में विद्यार्थी अपनी समस्या को सामने लाते हैं, लेकिन अपन विद्यार्थियों के सामने समस्या रखेंगे वो प्रोजेक्ट विधि में रखेंगे। आगे क्या होगा इसमें कि इसमें विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में बांटा जाता है। प्रश्न भी ऐसे ही पूछ सकता है कि कौन सी विधि में विद्यार्थियों के छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाते हैं, समूह बनाए जाते हैं, तो प्रोजेक्ट विधि में बनाई जाएगी। और इसमें पिकनिक, पर्वतारोहण ऐसी विधियों, ऐसे प्रोजेक्ट में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, फिर अपनी अगली भी जो अपनी मेथड आएगी शिक्षण विधि को पढ़ेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट निकालिए। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगली विधि आएगी अपनी, वो आएगी आदेश विधि यानी कमांड मेथड। अब देखिए दोस्तों कमांड मेथड यानी आदेश विधि क्या होती है, तो इस विधि में अध्यापक द्वारा किसी क्रिया को कराने के लिए विद्यार्थियों को आदेश दिया जाता है, कमांड दिया जाता है। मान लो कोई क्रिया करवानी है अपने को, तो अपन उसको बोलेंगे, आदेश देंगे कि ये करो, तो वो ऐसे ही करेंगे। समझ गए। तो आदेश यानी कमांड यानी आदेश विधि में ये किया जाता है। अध्यापक द्वारा क्रिया कराने के लिए विद्यार्थियों को आदेश देंगे, विद्यार्थी फिर उस क्रिया को करेंगे। ये एक औपचारिक विधि है, फॉर्मल मेथड है। कौन सी? आदेश विधि। इसके अलावा इसमें क्या निकल के आएगा कि आदेश विधि के अंदर किसी भी क्रिया को कराने के लिए या आदेश विधि में एक ही समूह को, बहुत बड़ा समूह है, मान लो विद्यार्थियों का बहुत बड़ा समूह है, तो उसमें एक ही क्रिया को, उस पूरे समूह में एक ही क्रिया को कराने के लिए आदेश देंगे। अलग अलग क्रिया तो करेंगे नहीं, पूरे मिलके एक क्रिया को सारी करेंगे, तो इसमें एक ही क्रिया को कराने के लिए आदेश दिया जाता है। दूसरी बात ये तालबद्ध और लय क्रियाओं में आदेश विधि का प्रयोग किया जाता है। जो क्रियाएं तालबद्ध रूप से की जाती है या लयात्मक रूप से की जाती है, उन क्रियाओं में आदेश विधि का प्रयोग किया जाता है। आदेश विधि का प्रयोग तालबद्ध क्रियाएं मतलब एक ही लय के साथ करेंगे। एक ही, मान लो कोई वो बज रहा है, कोई संगीत बज रहा है और उस संगीत को अपन पीटी कर रहे हैं, तो वो तालबद्ध हो गया, लय के साथ हो गया। तो एक ही तालबद्ध और लय के साथ जो क्रिया की जाएंगे उसमें ही आदेश देंगे। कौन से? आदेश विधि का। इसके अलावा पीटी हुई, मार्च हुई, ड्रिल हुई, इन क्रियाओं में आदेश विधि का ही प्रयोग किया जाता है। अलावा आदेश दो प्रकार के होते हैं, एक प्रतिक्रिया आदेश, एक लयात्मक आदेश।
प्रतिक्रिया आदेश आदेश होता है कि किसी भी क्रिया को करने से पूर्व तैयार होना प्रतिक्रिया आदेश। लेकिन लयात्मक आदेश या तालबद्ध आदेश, तो तालबद्ध आदेश का मतलब हो गया क्रिया को सीखने के पश्चात लगातार करना, वो तालबद्ध आदेश कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, पांचवी अपनी विधि आएगी, वो रहेगी अपनी पांचवी विधि आदेश विधि यानी कमांड मेथड। आदेश विधि जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं कमांड मेथड। यह भी अपने को ध्यान रखना दोस्तों, आदेश विधि। अब अपने आदेश विधि में क्या क्या देखा, तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें अध्यापक द्वारा किसी क्रिया को कराने के लिए विद्यार्थी को आदेश दिया जाता है। तो पहले पॉइंट क्या निकला, इसमें अध्यापक द्वारा किसी क्रिया को कराने के लिए विद्यार्थियों को आदेश दिया जाता है, आदेश दिया जाता है। ये अपने को ध्यान रखना, आदेश दिया जाता है। अगला, यह एक क्या है, फॉर्मल क्रिया है। ये एक फॉर्मल विधि है, यानी फॉर्मल विधि है। इसको आप ये भी अपने को ध्यान रखना, ये एक फॉर्मल विधि है, मतलब औपचारिक विधि है। ये है एक औपचारिक मतलब फॉर्मल औपचारिक विधि है। ये भी अपने को ध्यान रखना, औपचारिक विधि है। अब इसका उपयोग, आदेश विधि का उपयोग किस में किया जाएगा, तो ये है तालबद्ध और लयात्मक क्रियाओं में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि का प्रयोग तालबद्ध और लयात्मक क्रियाओं में, लय के साथ की जाती है, लयात्मक क्रियाओं में किया जाता है। ये भी अपने को ध्यान रखना, किया जाता है। आगे इसका प्रयोग मार्च, पीटी, ड्रिल इसमें किया जाता है। तो इस विधि का प्रयोग मार्चिंग, पीटी, ड्रिल आदि क्रियाओं में किया जाता है। आदि क्रियाओं में किया जाता है। यह भी अपने को ध्यान रखना है। आगे अगला फैक्ट कौन सा है, इससे संबंधित आदेश विधि से संबंधित अगला फैक्ट कौन सा निकल के आएगा, तो आदेश दो प्रकार के होते हैं। आदेश, क्योंकि अपन आदेश विधि पढ़ रहे हैं, तो आदेश दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से होंगे, तो एक तो होगा प्रतिक्रियात्मक आदेश। एक तो कौन सा होगा, प्रतिक्रिया आदेश। और दूसरा कौन सा होगा, दूसरा होगा तालबद्ध आदेश। तालबद्ध आदेश। अब प्रतिक्रिया आदेश में तो क्या करेंगे, क्रिया को करने से पूर्व तैयार होंगे। जैसे अपन को बोलेंगे परेड तैयार हो, तो परेड सभी के तैयार होंगे, सभी एक साथ तैयार हो जाएंगे, तो वो तो प्रतिक्रिया हो गया कि सभी विद्यार्थी पीटी के लिए तैयार होंगे, तैयार हो, तो इसका मतलब सभी विद्यार्थी पीटी के लिए तैयार होंगे। अभी पीटी चालू नहीं हुई, अब जैसे ही पीटी चालू कर देंगे तो वो तालबद्ध आदेश चालू हो जाएगा। तो क्रिया को सीखने के पश्चात खुद करना, वो तालबद्ध आदेश कहलाएगा। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अपनी पांचवी विधि भी अपनी कंप्लीट हो जाती है। तो आदेश विधि, कमांड मेथड, इसको भी आप फैक्ट याद रखना, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे भी अपन विधि देखते हैं। चले दोस्तों, नेक्स्ट और अगली विधि आएगी अपनी अंश विधि यानी पार्ट मेथड।
अब दोस्तों अगली अपनी जो शिक्षण की विधि आती है उसे बोलेंगे अंश विधि यानी पार्ट मेथड। इसमें नाम में छुपा है अंश, अंश यानी छोटे छोटे टुकड़े। तो इसमें अध्यापक क्या करता है, इसमें अध्यापक किसी क्रिया को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके सिखाता है। क्रिया को छोटे छोटे पार्ट यानी टुकड़ों में विभाजित करके सिखाता है। आगे तो अगला क्या होगा इसमें, तो आगे इसमें किसी भी इसमें कि अंशों को क्रमबद्ध तरीके से सिखाना चाहिए, क्योंकि अपन छोटे छोटे टुकड़ों में सिखा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि पहले वो छोटा सा पार्ट सिखा दिया फिर अगला पार्ट सिखा दिया तो आगे वाला नहीं, जो पार्ट आगे से आगे क्रम से हैं तो क्रम से ही सिखाना चाहिए। तो इसमें निश्चित क्रम से ही सिखाना, अंशों को निश्चित क्रम से सिखाना चाहिए। आगे अगर किसी समस्या है, किसी चरण में कोई समस्या आ रही है तो उसी चरण में ही उस समस्या को समाधान कर देना चाहिए। ये अंश विधि की विशेषता होती है। मतलब जिस चरण में समस्या आ रही है उसी चरण में ही उस समस्या को समाधान कर दो, क्योंकि इसमें अपन पार्ट में सिखा रहे हैं तो उसी पार्ट में, इस पार्ट में कोई समस्या आई किसी बच्चे को, मान लो अपन कबड्डी सिखा रहे हैं और कबड्डी के अंदर अपन थाई होल्ड सिखा रहे हैं, थाई यानी जांग पकड़ना सिखा रहे हैं और वो सीख नहीं पा रहा है तो उसी चरण में सिखा दो उसको। ऐसे नहीं कि आगे पूरी कबड्डी कंप्लीट होने के बाद में सिखाएंगे, नहीं, पहले उसको उसी स्टेप में क्लियर कर दो, फिर अगला स्टेप आएगा एंकल लोड आ जाएगा, फिर एंकल लोड सिखाएंगे वहाँ पे अपन। ऐसा चलता रहता है इसमें। तो अंश विधि में क्या करते हैं, इस विधि में क्रिया को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके सिखाते हैं और इसमें अंशों को एक निश्चित क्रम में सिखाते हैं और अगर किसी चरण में समस्या होती है तो उसी चरण में उसका समाधान कर देते हैं। आगे देखिए, इसमें अंश विधि में इसमें क्रिया को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके सिखाया जाता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है, सिखाया जाता है। दूसरा पॉइंट कौन सा आएगा, इसमें निश्चित क्रम में क्रिया को सिखाया जाता है, क्योंकि छोटे छोटे भाग है तो निश्चित क्रम में ही सिखाएंगे। निश्चित क्रम में क्रिया को सिखाया जाता है। आगे समस्या को उसी चरण में समाधान किया जाता है, समस्या का उसी चरण में समाधान कर देते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार दोस्तों ये अपने अंश विधि होगी, पार्ट मेथड हो गई कि इसमें छोटे छोटे भागों में क्रिया को छोटे छोटे भागों में सिखाएंगे और सभी भागों को अपन क्या करेंगे, क्रम से सिखाएंगे और समस्या अगर कोई चरण में आ रही है तो उसी चरण में उसको समाधान कर दो, समस्या को उसी चरण में समाधान कर देंगे कोई भी पार्ट में आ रही है तो। अब अगली विधि आएगी दोस्तों अपने अंश विधि के बाद में, वो अगली विधि आएगी पूर्ण विधि। अगली विधि कौन सी आएगी, तो पूर्ण विधि आएगी दोस्तों यहाँ पे, यानी होल मेथड। अब देखिए दोस्तों होल मेथड में क्या होता है, होल मेथड में अंश में सिखाया था उस क्रिया को एक साथ सिखा देंगे, यानी किसी भी क्रिया को पूरे एक ही क्रम में सिखाना होल मेथड होता है। उसमें अपन पार्टों में नहीं सिखा सकते, क्रिया को बांट कर नहीं सिखा सकते, वो क्रिया ये किस में सिखाएंगे, तो वो होल मेथड यानी पूर्ण विधि में सिखाएंगे। जैसे एथलेटिक्स और जिम्नास्टिक की जितनी भी क्रियाएं आती है वो सब की सब क्रियाएं ही होल मेथड यानी पूर्ण विधि में सिखाएंगे, अपन उसको छोटे छोटे भागों में नहीं सिखा सकते। मान लो जिम्नास्टिक है और उसमें अपन क्या सिखा रहे हैं, वो सिखा रहे हैं हैंड स्प्रिंग सिखा रहे हैं, रोल उसको फॉरवर्ड बैकवर्ड रोल सिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी सिखाएंगे कि आधा रोल करो फिर पूरा रोल करो, ऐसे थोड़ी होगा, वो तो क्रिया पूरी एक ही होगी, रोल होगा उसमें। तो इसमें क्या क्या आएगा पूर्ण विधि के अंदर, इसमें एथलेटिक्स और जिम्नास्टिक की क्रियाएं आएगी, ये अपने को ध्यान रखना है। एथलेटिक्स और जिम्नास्टिक की क्रियाएं किस विधि में आती है, तो वो पूर्ण विधि में आएगी, ये भी अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा अगली अपनी जो विधि आती है दोस्तों वो रहेगी अपनी अनुसरण विधि, यानी देखकर सीखना, अनुसरण विधि। अगली विधि कौन सी आएगी, अगली विधि आएगी अपनी अनुसरण विधि। शिक्षण की अगली विधि अनुसरण विधि। अब देखिए दोस्तों अनुसरण विधि में क्या होता है,
इस विधि में अनुसरण का मतलब देखकर सीखना। इस विधि में किसी क्रिया को देखकर सीखते हैं अपन। छोटे बच्चे होते हैं, अपन जैसा करवाएंगे वो अपना अनुसरण करके ही सीखेंगे। यानी अनुसरण मतलब देखकर सीखना, किसी क्रिया को देखकर सीखना अनुसरण विधि में ही आता है। अनुसरण विधि में आता है, ये अपने ध्यान रखना है। जैसे मार्च हुआ, पीटी हुआ, ड्रिल हुआ, ये देखकर ही सीखेंगे तो अनुसरण विधि में ही ये काम होगा, देख कर सीखा जाएगा इसके अंदर। इसके अलावा भी अगर देखें इसको कि इसमें अनुसरण विधि में, लेकिन एक चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, अनुसरण विधि में क्रिया का सही प्रदर्शन करना चाहिए। नहीं तो अब बच्चे देखकर सीख रहे हैं अपने को, और देखकर सीखेंगे तो वो गलती सीख जाएंगे। तो अनुसरण विधि में भी क्रिया का सही प्रदर्शन करना चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों लगभग अपन ने 8-9 के लगभग अपन ने शिक्षण विद्या पढ़ ली। तो ये सभी शिक्षण विद्या है वो अपने को ध्यान रखनी है। इस प्रकार शिक्षण विद्या का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है अपना। अब आगे आएगी खेल शिक्षण विद्या। खेल के अंदर शिक्षण विद्या कौन कौन सी, जैसे डाल्टन हो गई, जो मॉन्टेसरी विधि हो गई, वो आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार अपना यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट तो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूले। तो दोस्तों मिलते हैं अपन फिर से एक नई और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।